गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में पार्ट 14 चंद्रगहना से लौटती बेर की कविता को पढ़ा। इसमें हमने इसके 4 काव्यांश पढ़ लिए थे। अब इसके आगे के 2 काव्यांश रह रहे हैं, उसका अभ्यास हम आज करेंगे। ये है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरुख खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, टेंटे टेंटे सुन पड़ता है। मतलब ये जो पंक्तियां हैं, इस पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं जो चित्रकूट की पहाड़ियां हैं उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य उनका वर्णन किया है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि चित्रकूट की ऊंची नीची पहाड़ियां, मतलब जो उसकी पहाड़ियां हैं वो कैसी हैं, ऊंची ऊंची हैं, ऊबड़ खाबड़ है। अनगढ़ मतलब ऊबड़ खाबड़, टेढ़ी मेढ़ी है, और जो पहाड़ियां वो दूर दूर तक, दूर दिशाओं मतलब चारों तरफ फैली हुई है। और जो भूमि है वो कैसी है, बांझ। बांझ मतलब बंजर, अनउपजाऊ जो भूमि होती है उसे कहते हैं बांझ। तो कह रहे हैं कि यहाँ जो भूमि है वो कैसी है, बांझ है, और यहाँ पे किसी प्रकार की जो घास है, हरियाली है, छायादार पेड़ नहीं है। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरुख खड़े हैं, और इधर उधर जो भूमि है इसके चारों तरफ कौन से पेड़ खड़े हुए, कांटेदार रीवा के पेड़। रीवा के पेड़ होते हैं जो कि कांटेदार होते हैं, कुरूप होते हैं, हरे भरे नहीं होते। तो कह रहे हैं इस भूमि पर इधर उधर कांटेदार कुरूप रीवा के पेड़ उगे हुए हैं। और रीवा के पेड़ कुरूप इसलिए हैं क्योंकि उनमें न तो हरियाली है और न ही, मतलब वो ना तो छाया दे सकते हैं, ना ही उनमें हरियाली होती है, और ना ही उनका सौंदर्य ऐसा होता है कि वो मन को शांत या मन को शांति प्रदान कर सके। तो जो लेखक है, जो कवि हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं चित्रकूट की पहाड़ियां हैं वो अनगढ़ है, मतलब उबड़ खाबड़ है, और चौड़ी है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, दूर दिशाओं तक, मतलब उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं और चारों तरफ दूर दिशाओं तक फैली हुई है। जो भूमि है वो बांझ है, मतलब अनुपजाऊ है, ना तो वहाँ पे हरी भरी घास है ना, और वो जहाँ वहाँ पे चारों तरफ क्या है, रीवा के पेड़ है। रीवा के पेड़ कैसे हैं, कांटेदार हैं, कुरूप भद्दे हैं, कुरूप हैं, जो कि ना तो हरियाली दे सकते और ना ही छाया दे सकते और ना ही मन को शांति प्रदान कर सकते। मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर, यह सुग्गे का मतलब क्या होता है, तोता। टेंटे टेंटे सुन पड़ता है। अभी कह रहे हैं कि ये जो वातावरण है यहाँ पे क्या है, एक पोखर है, तालाब है, उसके किनारे पर क्या है, जो तोता है उसका स्वर, मतलब जो उसकी ध्वनि है, उसकी आवाज है, वो मीठा रस टपकाता है। और कैसे सुनाई पड़ता है, उसकी आवाज कैसी होती है, टेंटे टेंटे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो तालाब है उस पर एक तोता है, तोते की आवाज का, उसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, जिसकी आवाज कैसी है, टेंटे टेंटे। और दूसरी ओर जो है, अभी वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टेंटो टेंटो मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि दूसरी ओर क्या है, जंगल का जो ये जो है सारस का जो आवाज है, मतलब उसका स्वर, उसकी जो आवाज है, उसकी जो ध्वनि है, वो वनस्थली मतलब जो जंगल है उसके हृदय को चीर रही है। मतलब सारस के जोड़े की जो आवाज है, कौन सी आवाज होती है उसकी, टेटो टेटो की ध्वनि सारे जंगल को दूर दूर तक, सारे जंगल में दूर दूर तक गूंज रही है। सारस का स्वर कभी तेज होता है, कभी उड़ता गिरता, मतलब कभी तेज होता है, कभी धीरे होता है। इस प्रकार सारस के स्वर से मानो जंगल का पूरा हृदय जो है वो छलनी हो गया है। मतलब जो सारस है उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है। उठता गिरता मतलब कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है। इस प्रकार उसकी आवाज पूरे जंगल के हृदय को चीर रही है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब इन पंक्तियों में जो कवि है वो कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक वातावरण है, उसके आसपास शांति और दूर से आती सारस की आवाज को सुनकर उनका जो मन है बहुत खुश होता है, और उनका मन करता है
कि मैं भी सारस के साथ, जो सारस है उसके साथ उड़ जाऊं मैं पर फैलाए, पर मतलब पंख। तो कह रहे हैं कि मैं भी सारस के साथ अपने पंख फैलाकर उड़ जाऊं और उसके साथ उसी जो प्राकृतिक वातावरण उसमें वो रहना चाहते हैं, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है। वो कह रहे हैं कि मैं भी उनके साथ उसी प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेम के लिए प्राकृतिक वातावरण से उपयुक्त कोई भी स्थान नहीं है। कभी यहीं रहकर चुपचाप उनकी सच्ची प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो सारस है उनकी जोड़ी, जो सारस है वो प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, सच्चे प्रेम के लिए, कि यदि सारस का साथी यदि बिछुड़ जाए उससे, तो वह उसके बिछोह में अपने प्राण तड़प तड़प कर त्याग देता है। तो उनका मन करता है कि मैं भी सारस के साथ अपने पंख फैलाकर उड़ जाऊं और चुपचाप उनकी प्रेम कहानी सुन लूं, ताकि मैं भी सच्चे प्रेम का अनुभव पा सकूं। अब हम पुनः इस कविता का अभ्यास करेंगे कि संक्षिप्त रूप में, कि जो कवि हैं वो चंद्रगिरा नामक स्थान से लौट रहे हैं और आते समय वो एक खेत की मेड़ पर बैठे हुए हैं और उन्हें वो जो दृश्य है चारों तरफ का उसे देख रहे हैं और चारों तरफ जो फसल है वो लहरा रही है। तो उनके सामने क्या है, सरसों की फसल है, चने की फसल है। तो उनके सामने चने का पौधा है जो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे उसने हरे रंग की पोशाक पहन रखी है, सिर पे गुलाबी रंग की पगड़ी बांध रखी है और वो दूल्हे की तरह सज धज कर खड़ा है। और उसी के पास क्या, एक अलसी है जो हटीली है, मतलब हट पूर्वक वो उसके पास खड़ी है। उसकी देह है, मतलब उसका शरीर जो है वो पतली है, कमर है लचीली है और उसके सिर पे नीले रंग का फूल है, जिसको देखकर ऐसे लगता है कि उसने सिर पे नीले रंग की ओढ़नी ओढ़ रखी हो। और ऐसे लग रहा है कि वो ऐसे कह रही है कि जो इस नीले रंग के फूल को छुएगा उसे ही वो अपना हृदय दान कर देगी। उसके बाद सरसों के बारे में बता रहे हैं कि सरसों की मत पूछो, उसको देख के ऐसे लग रहा है कि वो अपने पूर्ण यौवन पे, मतलब वो सयानी हो गई है और उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, क्योंकि इसमें जब वो पूरी तरह से पक गई है तो उसके पीले फूलों को देखकर लग रहा है कि वो ब्याह मंडप में जाने के लिए आ गई है। और उसके उसमें फाग जो है, मतलब फागुन का जो महीना है वो फाग के गीत गा रहा है और उनका जो उसका जो है सरसों है उसका स्वयंवर हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि जो ये दृश्य है उसको देखकर उसको वो बहुत अच्छा है। जो प्राकृतिक मतलब व्यापारिक नगर है, शहर के बारे में बताया जा रहा है कि जो शहर का वातावरण है वो उससे अच्छा वातावरण कौन सा है। मतलब शहर के जो लोग हैं वो सिर्फ धन कमाने में लगे हुए हैं, उनको प्राकृतिक सौंदर्य से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो लोग अभी भी प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े हुए हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि जो वो तालाब है उसके पास एक जो है सारस, वो अपनी एक टांग डुबोए उसमें खड़ा हुआ है और तालाब में खड़ा हुआ है और ध्यान मग्न होकर खड़ा है। और जैसे ही उसे मछली के आने का आभास होता है, वो तुरंत अपने निद्रा को तोड़कर उसको खा लेता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो तालाब है उसमें क्या है, जो उसके तल में हरी भरी घास है वो उग रही है और जैसे ही हवा चलती है तो ऐसे लगता है कि घास भी लहरा रही है। और उस तालाब में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसको देख के लगता है कि जो चांदी का गोल खंबा हो और जो कि आंखों को चकाचौंध कर देता है। और उसके किनारे पर पत्थर रखे हुए हैं और जब लहरें उठती हैं, जब हवा चलती है और पानी में लहरें उठती हैं, तो जब वो पत्थर को छूती हैं तो ऐसे लगता है कि पत्थर जो है चुपचाप पानी पी रहे हैं। वहीं पे बगुला है जो अपनी एक टांग डुबोकर खड़ा है और जैसे ही मछली को देखता है अपनी निद्रा को तोड़कर उसे झट से खा लेता है। इसके बाद है कि वो बता रहे हैं कि उसी बगुले की तरह ही एक चिड़िया है जो कि काले माथे वाली है, बहुत चतुर चिड़िया है, उसके पंख सफेद हैं और वो भी जैसे ही मछली को देखती है और तुरंत वो जल के हृदय पर टूट पड़ती है और उस मछली को अपनी चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है और उसे वहीं खा लेती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जहाँ वो बैठे हैं कवि, वहां से जो भूमि थोड़ी ऊंची है, वहां पे रेल की पटरी गुजर रही है और अभी वहां पे ट्रेन आने का समय नहीं हुआ है। और मैं यहाँ स्वच्छंद दूर कहना चाह रहे हैं कि मैं जो ये प्राकृतिक वातावरण है इसमें बहुत खुश हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं यहाँ से अभी जाना नहीं चाहता। और फिर उन्होंने उसके बारे में बताया चित्रकूट की पहाड़ियों के बारे में कि चित्रकूट की जो पहाड़ियां हैं वो अनगढ़ है, मतलब उबड़ खाबड़ है, टेढ़ी मेढ़ी है, चौड़ी है
और ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो दूर दिशाओं में चारों तरफ फैली हुई हैं। और जो वहाँ की भूमि है वो अनुपजाऊ है। और इधर उधर क्या है, रीवा के पेड़ है। रीवा के पेड़ कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं, कुरूप होते हैं, भद्दे होते हैं। ना तो उनसे हरियाली होती है, ना ही वो छाया दे सकते हैं, ना ही वो मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं वो कि वहीं क्या है, तालाब के पास जो तोते का स्वर है वो सुनाई दे रहा है। उसकी ध्वनि कैसी है, टह 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 टह, और वो उनकी जो ध्वनि से क्या है, मीठा मीठा रस टपकता है। उसके बाद कह रहे हैं कि सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चेत। अब वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे क्या है कि सारस का जो स्वर है वो नजर आता, सुनाई देता है। तो उसका जो आवाज है वो कभी उठता गिरता, मतलब कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है। और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है। और कवि कह रहे हैं कि उनका भी मन करता है कि मैं भी इस सारस के जोड़े के साथ उड़ जाऊं और चुपचाप इस जोड़ी की जो प्रेम कहानी है, सच्ची प्रेम कहानी है, वो सुन लो। जो सारस है वो अपनी सच्ची प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि सारस है वो जब उसका साथी उससे बिछुड़ जाता है तो वो उसकी याद में तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि मैं भी इनके साथ रहकर सच्चे प्रेम का अनुभव करना चाहता हूँ। अब इसका हमने अभ्यास कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे एक बार। इसका पहला प्रश्न है, इस विजन में अधिक है पंक्तियों में नगरीय संस्कृति के प्रति कवि का क्या आक्रोश है और क्यों। अब इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण जीवन है उसकी जो सादगी है, सुंदरता है, वो अधिक पसंद करते हैं। लेकिन जो शहरी जीवन है उसको वो छल कपट और दिखावे का समझते हैं, वो देखते हैं, उनको वो पसंद नहीं है। नगरीय जीवन जो है, शहरी जीवन जो है, उसकी संस्कृति में व्यावसायिकता होती है, मतलब उनके मन में वो प्रेम नहीं होता जो ग्रामीण जीवन में होता है। इसलिए उनके मन में क्या है, नगर के लोगों के प्रति क्या है, आक्रोश है, और वो उसको अधिक महत्व नहीं देते हैं। क्योंकि जो शहरी लोग हैं वो पैसे को अधिक महत्व देते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य को अधिक महत्व नहीं देते। इसलिए उनके आगे सब कुछ क्या होता है, व्यर्थ होता है। इसलिए उनके मन में क्या है, नगरीय संस्कृति के प्रति आक्रोश है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सरसों को सयानी कहकर कवि क्या कहना चाहता होगा। मतलब सरसों जो है उसको सयानी कहकर कवि ये कहना चाहते होंगे कि जो फसल है वो पूर्ण विकास पर है, मतलब जो फसल है वो अपने पूर्ण यौवन पर है, पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है। और इसलिए खेत के चारों ओर जो सरसों के पीले पीले फूल हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो उसने पीले हाथ कर लिए हों और विवाह के लिए मंडप में आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। जो अलसी है उसका पौधा है वो चने के साथ है और हठपूर्वक वहां खड़ा हुआ है। और जो अलसी है वो दुबली पतली है, लहराती हुई है। उसकी जो कमर है पतली है, लचीली है। और जो अलसी के पौधा है उसे प्रेमिका के रूप में दिखाया गया है कवि ने इस कविता में। और वो कहते हैं कि अलसी अपने सिर पर नीले रंग के फूल को सजाकर ऐसे खड़ी हुई है और ये कह रही है कि जो भी इस फूल को छुएगा उसे वह अपना हृदय दान कर देगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, अलसी के लिए हटीली विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। मतलब जो कविता इसमें अलसी को हटीली कहा है, क्यों? क्योंकि वह चने के पौधे के पास जिद करके खड़ी हुई है और जब भी हवा चलती है तो बार बार झुक जाती है, लेकिन वापस वो सीधी हो जाती है। उसने जिद कर रखी है, मतलब वो अपने अस्तित्व का परिचय दे रही है बार बार खड़ी होकर। और उसके बाद वो ये कह रही है कि जो भी उसके सिर पर जो नीले रंग का फूल है उसको छुएगा उसे अपने हृदय का दान दे देगी। मतलब उसने हट कर रखी है कि जो ही इसको छुएगा उसे ही अपने हृदय का दान देगी। इसीलिए कवि ने यहाँ पे अलसी के लिए हटीली विशेषण का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा में कवि की किस सूक्ष्म कल्पना का आभास मिलता है। अब ये जो पंक्ति है इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि जब सूर्य की रोशनी तालाब के पानी पर गिरती है तो ऐसे लगता है कि वो जो है सूरज की उसमें चांदी का, मतलब जब सूरज की लंबवत जो रोशनी है वो तालाब के पानी पे गिरती है तो ऐसे लगता है कि तालाब में क्या है, चांदी का गोल खंबा है। और जो उसकी चमक है, उसका जो रंग है, रूप है, उनकी समानता के कारण ही उन्होंने ये कल्पना की है कि वो चांदी का जो खंबे के समान नजर आ रहा है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कविता के आधार पर हरे रंग का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। हरे चने का सौंदर्य अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। अब ये जो है कविता, इसमें हरे चने के बारे में बताया गया, इसको अपने शब्दों में वर्णन करना है हमें कि चने का जो पौधा है वो छोटा है और उसके बीते के बराबर है और उसके सिर पे गुलाबी रंग का फूल है और उसका जो रंग है वो हरा है। उसको देख के लग रहा है कि उसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई है और जो उसके सिर पे गुलाबी रंग का फूल है उसको देख के लग रहा है कि उसने गुलाबी रंग की पगड़ी पहनी हुई है और वो दूल्हे की तरह सज कर खड़ा हुआ है। और यहाँ हरे चने के लिए उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, मतलब उसे दूल्हे के रूप में बताया गया है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पे उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है। अब इसमें बताएंगे कि जो कवि ने मानवीकरण मतलब कौन सी जगह को उन्होंने मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। तो पहला तो है हरे चने के लिए कि हरे चने का जो पौधा है उसको दूल्हे के रूप में बताया गया है कि उसके सिर पे पगड़ी है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मानवीकरण का प्रयोग किया है। दूसरा उन्होंने अलसी के लिए, अलसी को उन्होंने हटेली नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, तो यहाँ भी क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तीसरा है जो सरसों है उसके लिए कि सरसों जो है वो पककर तैयार हो गई है, ऐसे लग रहा है कि वो अपने ब्याह मंडप में जा रही हो, तो यहाँ भी क्या है, मानवीकरण अलंकार है। पत्थरों के लिए किया है कि जो पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हैं, तो पानी पी नहीं सकते, लेकिन यहाँ भी क्या है, सुजीता बताई गई है, तो पत्थर के लिए भी क्या है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कविता में से उन पंक्तियों को ढूंढिए जिनमें निम्नलिखित भाव व्यंजन हो रहा है और चारों तरफ सूखी और उजाड़ जमीन है, लेकिन वहां भी तोते का मधुर स्वर मन को स्पंदित कर रहा है। तो इसमें कौन सी वाली पंक्तियां आएंगी, वो चित्रकूट की अनपढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर टेंटे टेंटे। ये इसका हो गया है